गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की कक्षा में हमने जीन पियाजे के सिद्धांत की कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में जाना। उन्होंने बताया कि बालक किस प्रकार से ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी कि अपने जो बाह्य वातावरण है उसमें वो समायोजित होते जाते हैं और किस प्रकार से वो ज्ञान का निर्माण करते हैं उसको इन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया कहा। और अनुकूलन की प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने बताया कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या है, शामिल हैं। तो इसके द्वारा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा हम इक्विलिब्रियम की स्थिति पर पहुंचते हैं और हम अपने जो स्कीमा है, जो पहले के जो स्कीमा हमारे अंतर्गत हैं, उन स्कीमास को हम क्या करते जाते हैं, मजबूत करते जाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह होते जाता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो उन्होंने विकासात्मक अवस्थाएं दी थी। तो उन्होंने मुख्यतः 4 विकासात्मक अवस्थाओं को बताया था। अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान जो चीज़ें भी उन्होंने ज्ञात की, जो चीज़ें उन्होंने समझी जानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, उन्हें उन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा। यह जन्म से 18 वर्ष तक की आयु का ऑब्जर्वेशन है। इसके आधार पर उन्होंने बताया जो 4 स्टेजेस उन्होंने बताए, उन स्टेजेस में उन्होंने बताया कि कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं बच्चे के अंतर्गत क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं, जिसे उन्होंने एक्विजिशन ऑफ ऑपरेशन कहा, यानी कि जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें बच्चे प्रत्येक अलग अलग अवस्थाओं में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और इनका संज्ञानात्मक विकास होते जाता है। यानी कि जो भी उनके माइंड में एक प्रश्न था कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो क्यों बड़े कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं और बड़े बच्चे जो हैं कैसे आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं, इसके आधार पर उन्होंने बताया कि किस किस प्रकार की बच्चे में विशेषताएं होती हैं। तो आज के वीडियो के अंतर्गत हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तो जो उनकी 4 मुख्य जो अवस्थाएं हैं वह है संवेदी पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो दूसरी अवस्था है उसको भी उन्होंने 2 अलग भागों में बांटा, 2 अन्य स्टेज उसके बताए। और जो पहली सेंसरी मोटर स्टेज है इसके भी उन्होंने क्या करे, 6 सब पार्ट बताए हैं। तो इन सभी के बारे में आज के वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे और जो इसके अंतर्गत जो विशेषताएं हैं, हर स्टेज के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं उन्होंने उन्हें क्या बोला, ऑपरेशंस, यानी कि कुछ क्रियाएं, गतिविधियां या फिर संज्ञान से संबंधित जो बातें एक बच्चे की अवस्था में होती हैं उन्हें उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले जानते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। तो ये अवस्था का जो उन्होंने टाइम पीरियड बताया वह है जन्म से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष के अंतर्गत की कुछ विशेषताएं जो बच्चे में होती हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। तो पहला है इसमें ज्ञानेंद्रियों तथा गामक क्रियाओं तक सीमित। इस जो यह अवस्था है, इस अवस्था में सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, यहीं पर से हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो हमारा इस स्टेज का नेम है सेंस और मोटर, यानी कि जो बच्चा जो भी चीज़ें सीखता है वो किसके द्वारा सीखता है, सेंसेस के द्वारा सीखता है। उसके लिए यानी कि जो हम कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर उनमें मॉरल डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कि नैतिकता की उनमें कमी होती है, उस समय वो बहुत ज़्यादा उनमें जो हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। वो कुछ भी चीज़ें, जो भी चीज़ें वो देखते हैं, समझते हैं, वो किसके द्वारा समझते हैं, अपने सेंसेस के द्वारा। जिन चीज़ों को वो महसूस करते हैं उन चीज़ों के बारे में वो जानते हैं। और मोटर डेवलपमेंट यानी कि जो वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं, फेंकते हैं, खेलते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्ले एज बोलते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ों के साथ खेलते हैं, जो भी उनके आसपास जो चीज़ें उनके इंटरेक्शन में आती हैं उनके साथ वो खेलते हैं। तो इस अवस्था में जो डेवलपमेंट होता है वो पूरी किसके द्वारा होता है, सेंसेस के द्वारा होता है और मोटर एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है। यानी कि जो अपनी बॉडी से वो मूवमेंट करता है, बाहर अंदर जाता है, चीज़ों को पकड़ता है, उन्हीं से उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जो संज्ञान का जो विकास होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है। तो इसमें उन्होंने यही बताया कि ज्ञानेंद्रिय और गामक क्रियाओं तक ही क्या होती है, यह अवस्था सीमित होती है। यानी कि जो भी चीज़ें वो सीखेगा अपने संज्ञान में, जिन चीज़ों को वो लेगा वो सिर्फ क्या होंगी, ज्ञानेंद्रियों से। यानी कि आप अपने बातों से उनको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें उसको क्या होंगी, कम समझ में आएंगी। यानी कि आप उनको दिखा के या कोई चीज़ फील करवा के ये चीज़ें
कुछ टेस्ट के द्वारा हम उनको ये चीज़ें अगर हम उसमें डेवलप करते हैं तो ये चीज़ें उस समय पर उसमें क्या होंगी, डेवलप होंगी। और जितना ज़्यादा उसे खेलने का अवसर मिलेगा, यानी कि वो गामक क्रियाओं को करेगा, उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, उसमें लर्निंग होगी या वो सीखेगा। इसीलिए इसको उन्होंने बोला था स्कीमा ऑफ एक्शन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, कोई भी कार्य करने की, जैसे चीज़ें पकड़ना, उसे फेंकना, उसे मुंह में डालना, तो इस प्रकार की उसमें क्या होती हैं, उस समय पर स्कीमा उसके अंतर्गत होते हैं। इन्हीं के द्वारा वो क्या करता है, सीखता है। दूसरा उन्होंने बताया अनुकरणात्मक व्यवहार, यानी कि इमिटेटिव बिहेवियर। बच्चे इस अवस्था में क्या करते हैं, जितना भी अगर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ होते हुए वो देखते हैं, उसी प्रकार से वो इमिटेट करते हैं। यानी कि कोई एक्टिविटी, पहले हमने बताया कि गामक क्रियाएं ज़्यादा होती हैं, तो वो गामक क्रियाओं को भी वो क्या करते हैं, दूसरों से सीख कर करते हैं कि कैसे, जैसे कि हम अगर बच्चे बैट बॉल खेलते हैं तो किस प्रकार से मारना है, ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, दूसरे से सीखते हैं। अगर वो कुछ शब्द बोल पाते हैं तो उन्हें भी वो क्या करते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि इस जो अवस्था है, इसमें जो बच्चों का व्यवहार वो कैसा होता है, इमिटेटिव, यानी कि जैसा उसको दिखेगा, जो चीज़ें उसे अपने आसपास होते दिखेंगी, उन्हीं चीज़ों को वो इमिटेट करेगा और उन्हीं को अपने माइंड में बैठा पाएगा। इस अवस्था में जो नेक्स्ट इसकी विशेषता है, भाषा की अनुपस्थिति। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चों में वो उनका जो अंत तक हम देखते हैं कि वो कुछ शब्दों को बोल पाते हैं, लेकिन इस अवस्था में क्या होती है, भाषा बहुत कम बच्चे के पास होती है। उसमें सुनने की प्रक्रिया होती है, वो चीज़ों को सुन सकता है, लेकिन वो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को बोल नहीं सकता। तो इस स्थिति की उन्होंने, इस अवस्था की उन्होंने एक विशेषता यह बताई कि इस अवस्था में क्या होती है, भाषा की अनुपस्थिति होती है। सीमित सहज क्रियाओं का प्रदर्शन। इस अवस्था में एक ये होता है कि हम बहुत सारी सहज प्रक्रियाओं को आगे जाके सीखते हैं। अपने जीवन में बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन को हम सीखते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अगर आग है, उसके द्वारा उससे टच हो रहा है तो कुछ, या फिर कोई डेंजरस चीज़ है तो उससे भागना, अगर आग हमारे सामने है तो उससे हाथ को हटाना, इस प्रकार की हम क्या करते हैं, बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन को हम आगे जाके सीखते हैं। तो इस स्टेज में कम क्या होती है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उनकी क्या होती है, संख्या कम होती है। जैसे हमने आपको बताया कि बच्चों के अंतर्गत डर का भाव नहीं होता है, वो डरते नहीं हैं। तो इस स्टेज में क्या होती है कि कुछ ही क्या होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होती हैं, कम होती हैं। जैसे कि वस्तुओं को मुंह में डालना या फिर अपनी बॉडी में मूवमेंट करना, ये क्या होती है, इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। वो चीज़ों को देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को पर वो ध्यान नहीं कंसंट्रेट, कुछ वस्तुएं जो उनके आसपास हैं उन्हीं को वो क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये क्या है कि सीमित है, मतलब इनकी जो सहज क्रियाएं हैं उनकी संख्या क्या होती है, इस अवस्था में कम होती है। नेक्स्ट है वस्तु अस्थायित्व एंड वस्तु स्थायित्व। जो यह अवस्था है, इस अवस्था में का जो प्रारंभिक स्टेज होता है, इसमें बच्चे ये समझते हैं कि उनके आसपास जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर उनके पास, अगर उनको कोई भी टॉय अगर आपने दिया है या फिर अन्य कोई भी चीज़ उनके जहाँ पर वो रहते हैं उस रूम में है, तो जब तक वो वस्तु वहाँ पर होती हैं उन्हें ये लगता है कि उनका एग्जिस्टेंस है। यदि वो वस्तु वहाँ से हटा दी जाती है, उसके सामने से हटा दी जाती है, तो उन्हें लगता है कि उस वस्तु का एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि वो अब नहीं है। वो किसी दूसरी वस्तु को क्या करते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन जो वस्तु उनके सामने होती है उसे वो नहीं ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अब इस वस्तु का एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो वस्तु अस्थायित्व जो स्टार्टिंग की यानी कि 8 माह तक की जो अवस्था होती है, यहाँ पर वो उनमें क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। यानी कि वो समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर उनके सामने नहीं है तो वह फिर उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जो इस अवस्था के अंत तक की अवस्था होती है, उसमें बच्चे यह समझने लगते हैं कि अगर कोई वस्तु है, अगर उसे हटा दिया जाता है तो उसका एग्जिस्टेंस तब भी रहता है। अगर आप इस तरह की कुछ एक्टिविटी बच्चे के सामने करेंगे, अगर वो 6 या 7-8 माह का होगा, उसके सामने कोई टॉय है, अगर उसे हटा देंगे तो वो उसके लिए जिद नहीं करता है। वो जो भी अपने आसपास जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसके बारे में उनको पकड़ लेता है या उनको फेंकता है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, इस अवस्था के लास्ट तक, जैसे 18 से 24 माह तक की अवस्था में ये होता है कि ऑब्जेक्ट स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो वस्तु उसको दी गई थी उसका एग्जिस्टेंस है, वह यह समझता, इसलिए वह फिर उसे ढूंढता भी है। अगर आप उसे हटा भी दोगे तो वो उसे क्या करेगा,
ढूंढेगा और उसे दोबारा मांगने की जिद करेगा। तो ये होता है वस्तु स्थायित्व और अस्थायित्व का गुण। स्टार्टिंग में क्या होगा कि वहाँ पर वस्तु अस्थायित्व होगा, यानी कि वो समझते हैं कि वस्तु का एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इस अवस्था के अंत तक क्या होता है, उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण डेवलप हो जाता है। इसी अवस्था की उन्होंने 6 कैटेगरीज भी बताई थी कि किस प्रकार से 6 अन्य अवस्थाएं इसकी होती है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो पहली जो उन्होंने बताई थी प्रवृत्ति प्रक्रियाओं की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। स्टार्टिंग में जो बच्चे 1, 2, 3 महीने तक बच्चों में सिर्फ क्या होते हैं, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन देखे जाते हैं, जैसे कि उसे भूख लग रही है तो उसके लिए रोना, कुछ समय बाद सो जाना, और उसके आसपास जैसे कि अगर और क्या करते हैं कि बच्चे अगर उनके हाथ पे कोई चीज़ दी जाती है तभी वो उसको पकड़ते हैं। तो कुछ रिफ्लेक्स क्या होती हैं जो स्टार्टिंग में बच्चे में क्या होती है, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, सो किए जाते हैं, जिन्हें हमने बोला था कि बाय बर्थ कुछ स्कीमा क्या होते हैं बच्चे में होते हैं। तो यही सहज क्रियाएं क्या होती हैं बच्चे में दिखाई देती हैं। और जो थोड़ा सा बच्चा जब आगे बढ़ता है, ऐसे 4, 5, 6 महीने का जब बढ़ता है, तो स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शंस हो रहे थे जैसे कि भूख के लिए रोना या फिर कुछ चीज़ों को पकड़ना, इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि पहले बहुत कम वो स्टार्टिंग में क्या होती है, वो बहुत कम होती हैं। प्राइमरी सर्कुलर यानी कि उनका रिपीटेशन फिर वो ज़्यादा दिखाई देने लगती है, यानी कि वो जो भी उनके आसपास चीज़ें होंगी उनको पकड़ने की प्रक्रिया, जैसे पहले मैंने बोला कि रिफ्लेक्स एक्शन, जो आप उसके सामने लेके जाओगे उसी को वो क्या करेगा, पकड़ेगा, यानी कि जो चीज़ आप उसके हाथ पे दे रहे हो उनको वो पकड़ेगा। उसी प्रकार से जैसे थोड़ा सा बच्चा और बड़ा होगा तो क्या करेगा कि वो उसके आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उनको पकड़ना शुरू करेगा, और रिपीट होगी, ये बहुत बार हम इसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से थर्ड है कि गौण वृत्तीय प्रक्रिया। वृत्तीय इसलिए बोला गया क्योंकि इनमें क्या होता है, फिर रिपीटेशन होता है और बार बार क्या करता है बच्चा, इनको दोहराता है। गौण वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है, यहाँ पर बच्चे हम देखते हैं कि बच्चे जो आसपास पे चीज़ें हैं उनको, जैसे कि पहले हमने बताया कि पहले स्टेज में कुछ रिफ्लेक्स एक्शन दिखाई दे रहे हैं, दूसरे में उन रिफ्लेक्स एक्शन की क्या हो रही है, जो दोहराव है उनका वो ज़्यादा होने लगेगा। जैसे कि हमने बोला कि बच्चे सारी चीज़ों को क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं, तो उनको जैसे कि अगर वो स्टार्टिंग में अपने फिंगर्स को डालते हैं तो उनको जो भी चीज़ मिलेगा उसे वो क्या करेंगे, मुंह में डालेंगे, तो ये ज़्यादा दिखने लगती हैं, फिर बहुत लंबे समय तक क्या होती हैं, दिखने लगती हैं। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसके अंतर्गत जो भी उनके आसपास ऑब्जेक्ट हैं उनसे वो रिफ्लेक्स एक्शन को जोड़ने लगते हैं। जैसे पहले हमने बताया कि बच्चे अपने मुंह से ही कुछ चीज़ों को चूसने की जैसी प्रक्रिया करते हैं, दूसरे में हमने क्या देखा, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तीसरी में स्टेज में वो क्या बताते हैं कि यहाँ पर वो जैसे कुछ ऑब्जेक्ट अगर उनके आसपास हैं उनको मुंह में डालना, तो ये क्या कहलाता है, स्टेज ऑफ सेकेंडरी, यानी कि जो उनकी जो पहले रिफ्लेक्स एक्शन जो उनकी बॉडी तक ही सीमित थे, अपनी बॉडी पार्ट्स के साथ ही वो कुछ मूवमेंट कर रहे थे, उनको अब वो कुछ क्या करते हैं, जो उनके आसपास हैं ऑब्जेक्ट हैं उनसे जोड़ने लगते हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज करते हैं। फोर्थ है गौण स्कीमेटो के समन्वय की अवस्था। तो इस अवस्था में जो ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ भी क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, उनको और ज़्यादा उनके साथ मूवमेंट करने लगते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, उनको फेंकते हैं, उनको उलट पुलट कर देखते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया उनके अंतर्गत होती है। तो स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, जो भी उनके आसपास हैं उनको वो क्या करते हैं, जोड़ के देखने लगते हैं। स्टेज ऑफ ट्राइटरी सर्कुलर रिएक्शन। ट्राइटरी सर्कुलर रिएक्शन के अंतर्गत क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट उनके आसपास हैं उनको बच्चे क्या करते हैं, अगर हमने इसमें आपको एक बताया था कि बच्चे को इस अवस्था में, जो पहली अवस्था है, यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को अगर यहाँ पर से कोई ऑब्जेक्ट हटा दो तो वो कुछ दूसरी ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, सर्च करने लगते हैं, यानी कि वो उस ऑब्जेक्ट को न हटाकर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उस प्रकार की खेलने की प्रक्रिया करेंगे। इसके बाद है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। तो जो अंत की इस अवस्था है, इसके अंतर्गत जो भी उनके आसपास वस्तुएं हैं वो ना होने पर भी बच्चे उनकी क्या करते हैं, फिर खोज करने लगते हैं, यानी कि जो एक्टिविटीज़, जो चीज़ें उनके सामने थी जिनसे वो खेल रहे थे, अगर उनको हटा भी दिया जाए। इससे पहले में हमने क्या कहा कि जो बच्चे हैं उनके सामने अगर वस्तुएं नहीं हैं तो वो उनको क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अपनी जो खेलने की जो एक्टिविटीज़ उनके अंतर्गत होती हैं उनको क्या करते हैं, संपादित करते हैं। लेकिन क्या होता है, लास्ट में जो चीज़ें उनके सामने थी उनको भी वो क्या करते हैं, ढूंढने लगते हैं और उनके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया होती है। तो इस एज में हमने देखा जो भी
क्रियाएं हो रही हैं, बच्चे क्या करते हैं अपने सेंसेस के द्वारा सीखते हैं और मोटर एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या करते हैं सीखते हैं। तो ये उनकी जो ये पूरी अवस्था है ये क्या है रिफ्लेक्स एक्शन पर क्या है निर्भर करती है, किस प्रकार से वो जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनकी रिफ्लेक्स एक्शन है उनके द्वारा क्या होता है बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की मानी जाती है, यानी कि उन्होंने बताया कि 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है वह क्या है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल। यहाँ पर बच्चे के अंतर्गत कुछ माइंड में अभी तक इससे पहले की अवस्था में बच्चे के माइंड में किसी भी प्रकार की क्या होती हैं मानसिक संक्रियाएं नहीं होती हैं, यानी कि वो जो चीज़ें देखते हैं उनको समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनको खेलते हैं, उनको उलटते हैं पलटते हैं। लेकिन इस अवस्था में क्या होती है कुछ मानसिक संक्रियाएं प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, यानी कि बच्चे अपने मस्तिष्क में कुछ इमेज बनाने लगते हैं, चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं और उन्हें समझने लगते हैं। तो ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। तो इसमें हमने बताया कि मानसिक प्रक्रियाओं की क्या हो जाती है शुरुआत हो जाती है, यानी कि मानसिक रूप से वो कुछ चीज़ों को, जैसे शब्दों से अगर हम चीज़ों को सीख रहे हैं, शब्दों को और वस्तुओं को आपस में जोड़ना सीखते हैं। भाषा का विकास का महत्वपूर्ण काल, तो इन्होंने इस पीरियड को लैंग्वेज डेवलपमेंट का बहुत क्या माना है इम्पॉर्टेंट पीरियड माना है, यानी कि यहाँ पर बच्चों की क्या होती है ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का निर्माण होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आपस में रिलेट करके क्या करते हैं सीखते हैं। तो इस जो अवस्था है इस अवस्था की मुख्य विशेषता है मानसिक प्रक्रियाओं की शुरुआत, यानी कि मस्तिष्क में कुछ इमेज बनाना, कुछ शब्दों को स्टोर करना क्या हो जाता है शुरू हो जाता है और भाषा विकास क्या होता है यहाँ पर तीव्र गति से होता है। उसके लिए इसको उन्होंने क्या माना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम माना है कि जितना तीव्र गति से बच्चा यहाँ पर लैंग्वेज को सीखता है उतना तीव्र गति से किसी और अवस्था के अंतर्गत नहीं सीखता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड उन्होंने इसके लिए बताया था। तो इसको उन्होंने 2 कैटेगरीज में बांटा। पहले उन्होंने 2 से 4 वर्ष की अवस्था को उन्होंने बताया, उसके बाद उन्होंने 4 से 7 वर्ष को दूसरे अवस्था के अंतर्गत उन्होंने बांटा, जिसे उन्होंने बोला इंट्यूटिव पीरियड। और पहला जो पीरियड है वो है प्राक संप्रेयात्मक अवस्था, प्री कंसेप्चुअल पीरियड, यानी कि कुछ छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे डेवलप करते हैं। तो प्राक संप्रेयात्मक अवस्था प्री कंसेप्चुअल पीरियड, यानी कि कुछ छोटे छोटे संप्रदायों का यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं निर्माण करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने ये बताया कि इस पूरी अवस्था की जो विशेषता है कि मानसिक मानसिक प्रक्रियाएं क्या हो जाती हैं शुरू हो जाती हैं, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को समझना वो क्या करते हैं शुरू करते हैं। तो 2 से 4 वर्ष तक का इसमें समय काल होता है। दूसरा इसकी विशेषता है सूचकता का विकास, यानी कि इस एज में बच्चे क्या करते हैं कुछ संकेत और कुछ चिन्ह जिन्हें हम बोलते हैं साइन और सिंबल्स का क्या करते हैं क्रिएट करते हैं। तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या साइन है क्या सिंबल है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट इस वर्ल्ड में है, कोई भी चीज़ इस दुनिया में है या कोई भी घटना इस दुनिया में घटित होती है, कोई भी एक्टिविटी घटित होती है, उस हर किसी का एक क्या होता है उसे एक नेम से हम क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइन। यानी कि जैसे एक फ्रूट है, रेड कलर का कुछ चीज़ है, गोल है, उसे हमने क्या बोला एप्पल। एक ग्रीन कलर का कुछ ऑब्जेक्ट है जिसे हमने क्या बोला पियर। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में होती हैं और इनको हम कुछ चिन्हों से यानी कि कुछ साइन से कुछ शब्दों से इनको क्या करते हैं इनको हम संबोधित करते हैं, इनको हम इन कुछ नामों से जानते हैं। तो संकेत हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे आप किस चीज़ से बुलाते हैं। यानी कि आपको हम बताते हैं कि जैसे कि स्टार्टिंग में आपने बताया कि बच्चे को एप्पल दिखाया और एप्पल बोला, तो बार बार, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ऑब्जेक्ट नहीं भी हटाते हैं, नहीं भी बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं एप्पल बोलते हैं, तो बच्चे के माइंड में वो चीज़ आ जाती है। तो वो साइन के साथ वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाता है उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। तो इस प्रकार सिग्निफायर्स का क्या होता है डेवलपमेंट शुरू होता है। कोई भी चीज़ आप बच्चे को दिखाते हैं उसे किसी एक शब्दों के माध्यम से क्या कर रहे हैं हम इंडिकेट कर रहे हैं या उसे बोल रहे हैं। इसी प्रकार से कोई भी वस्तु है, ये एप्पल है, इसको हमने हिंदी में सेब बोला, इंग्लिश में हमने इसे एप्पल बोला। इसी प्रकार से किसी अदर लैंग्वेज में हम उसको किसी और शब्दों से किसी अलग साइन से हम क्या कर सकते हैं इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये हमारे संकेत और चिन्ह। तो इस
अवस्था में बच्चे इनका विकास क्या करने लगते हैं, यानी कि चिन्ह और उनके जो सिंबल हैं, जो साइन और सिंबल्स को बनाते हैं, यानी कि कोई जो साइन है, कोई लैंग्वेज है, उसको हमने किस चीज़ के लिए उसे हमने बोला, तो वो क्या होंगे, साइन और सिंबल्स का। ये दोनों चीज़ों को, साइन और सिंबल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों से ही बच्चे क्या करते हैं, इस अवस्था में सीखते हैं, यानी कि जो भी चीज़ आप उन्हें सिखा रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, उसे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के रूप में उन्हें सिखाते हैं तो वो क्या करते हैं, इस अवस्था में इन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं, सीख पाते हैं। तो साइन और सिंबल आपको समझ आया होगा, क्योंकि एक जो ऑब्जेक्ट है उसे हम, हो सकता है कि इस भाषा, हिंदी में हमने उसे सेब बोला, इंग्लिश में हमने उसे एप्पल बोला, इसी प्रकार का किसी अदर लैंग्वेज में हम उसे किसी और शब्द से बोलें, तो ये साइन है उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो बच्चा इनको अपने माइंड में बनाना शुरू करता है, यानी कि आपने सेब बोला तो उसके माइंड में उसकी एक इमेज, क्योंकि आप उसे बार बार दिखा रहे हैं, उसकी एक इमेज क्या होती है, माइंड में बनती है, जिसे हम कहते हैं सिंबल। तो इनके आधार पर ही बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसी को उन्होंने सेमियोटिक फंक्शंस बोला था, किस प्रकार से वो इन चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि जो भी उनके आसपास चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में वो क्या करते हैं, सीखते हैं। जो कुछ शब्दों से आपने उसके बारे में बताया, उसके आधार पर वो उन्हें क्या करते हैं, सीखते हैं। इसी को उन्होंने क्या बोला है, इसको उन्होंने नेम दिया सेमियोटिक फंक्शन। तो कैसे फंक्शन करते हैं सेमियोटिक फंक्शन, यानी सिंबल्स और साइंस को क्या करते हैं, अपने माइंड में बैठाते हैं। तो इसीलिए इसे हमने बोला कि यहाँ पर क्या होती है, मानसिक, जो उन चीज़ों के बारे में वो थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में क्या करते हैं, सोचने लगते हैं, उनके बारे में विचार करने लगते हैं। जैसे उनके कलर को अपने माइंड में बैठा लेते हैं। बच्चों को कलर्स की, अगर हमने बोला कि एप्पल रेड कलर का है या फिर पेयर ग्रीन कलर का है, तो इनकी जो क्या करने लगते हैं, इमेज बनाने लगते हैं, तो इनके बारे में विचार करने लगते हैं। तो ये है मानसिक प्रक्रियाएं। तो इस स्टेज में क्या होते हैं बच्चे, इस प्रकार की छोटी छोटी मानसिक प्रक्रियाएं उनके अंतर्गत शुरू हो जाती हैं। लाक्षणिक कार्य हमने बता दिए, सेमियोटिक फंक्शन यानी संकेतों और चिन्हों को अपने माइंड में डेवलप करना ही हमारा क्या है, सेमियोटिक फंक्शन है। नेक्स्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म मीन्स उनके आसपास जो भी, अगर किसी प्रकार से कोई टॉय अगर आप बच्चे को देते हैं तो बच्चे उसे क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि वो क्या है, उसमें प्राण है, यानी कि वो क्या है, जीवित है। तो एनिमिज्म का तात्पर्य है कि जो भी चीज़ें उसे दिखेंगी, अगर कोई उसके आसपास टॉय है तो वो उसको कहीं जैसे कि किसकी तरह ट्रीट करेंगे कि इसमें भी क्या है, प्राण है, ये भी जीवित है। इस प्रकार से एनिमिज्म का गुण बच्चों में होता है, यानी कि वो उन्हें क्या करते हैं, सजीव समझते हैं। नेक्स्ट है आत्मकेंद्रिता। इस एज में बच्चे सिर्फ ईगोसेंट्रिज्म में, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने बारे में ही क्या करते हैं, जैसे कि वो अकेले खेलते हैं। हमने आपको बताया था कि एक गुण उनमें ये होता है इस एज में कि वो अकेले खेलते हैं, उन्हें किसी दूसरे से कोई भी मतलब नहीं रहता है। उनकी जो चीज़ है उनकी पूर्ति करना, वो ये मानते हैं कि वो जो जिद करते हैं कि उन्हें ये चीज़ चाहिए तो ये चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो सिर्फ अपने बारे में क्या करते हैं कि हमें ही प्यार मिले और हमारे बारे में क्या हो, हमें ज़्यादा टेंशन मिले। तो ईगोसेंट्रिज्म यानी कि सिर्फ अपने बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं। दूसरे जो उनके आसपास हैं उनके बारे में वो क्या करते हैं, उनके बारे में उनके पास क्या नहीं होती है, उनके लिए उन पर किसी भी प्रकार की फीलिंग नहीं होती है। ईगोसेंट्रिज्म, इसलिए वो क्या होते हैं, अपने तक ही सीमित होते हैं। तो ये सभी विशेषताएं थी प्री कंसेप्चुअल पीरियड की। नेक्स्ट है इंट्यूटिव पीरियड यानी अंतर्दर्शी अवस्था। तो इसके अंतर्गत भी कुछ विशेषताएं बच्चे के अंतर्गत होती हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 4 से 7 वर्ष तक का समय होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो तर्क है, जो चिंतन है, उसमें थोड़ा सा क्या होती है, मैच्योरिटी आती है। जैसे कि हमने बोला पहले क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, पहले वो छोटी छोटी चीज़ों को समझ पा रहे थे, जैसे कि उनके कलर से, उनके साइज से, इस तरह से वो चीज़ें क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी क्या होती है, मैच्योरिटी आती है तर्क में। जैसे कि उनकी जिज्ञासा क्या होती है, इस एज में क्या होती है, बढ़ने लगती है। तो वो तर्क करने लगते हैं, क्यों, कैसा, इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी उसमें क्या होती है, मैच्योरिटी आ जाती है। और उसी प्रकार से उनकी थिंकिंग भी जो पहले तो कम थी वह क्या होती है, थोड़ा बढ़ जाती है। कुछ प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं यहाँ पर होने लगती है, जैसे कि जोड़, गुणा, भाग, इस प्रकार की प्रक्रियाएं बच्चे करने लगते हैं। तो जोड़, गुणा, भाग वो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं इस अवस्था में होने लगती है। विकेंद्रीकरण की कमी, इस अवस्था में क्या होती है, लैक ऑफ डिसेंट्रेशन, यानी कि जो
कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को जब हम समझते हैं, जो बच्चे क्या करते हैं, जो उन्हें दिखाई दे रहा है उतना ही वो उस चीज़ के बारे में समझेंगे। यानी कि बॉल है, एक बॉल गोल है, इतना ही वो क्या करते हैं और इसके हम खेलने के लिए यूज़ करते हैं। इतने से बहुत ज़्यादा अगर हम उस बॉल की बात करें कि वो बॉल कैसे बना है, कहाँ से हम उसे लेके आए, और अगर टूट जाता है क्या होगा, तो डिसेंट्रेशन मनी यानी कि उसका बहुत सारे एस्पेक्ट्स के उसके बारे में वो नहीं सोचते हैं। सिर्फ जो उनके सामने है उतना ही वो क्या करते हैं, सीखते हैं। विकेंद्रीकरण की कमी यानी कि बहुत उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में वो नहीं समझते। जैसे कि पियाजे की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी एक हम उसके अंतर्गत आपने सिर्फ विशेषताओं को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके विशेषताओं की भी हम क्या करते हैं, कुछ एजुकेशनल इम्प्लीमेशन है या फिर कैसे इनका ओरिजिन हुआ, कैसे हमने जाना, तो ये इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। तो बच्चा सिर्फ जो उसके सामने है उन्हीं चीज़ों के बारे में समझेगा। उससे रिलेटेड अगर बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप उनको देने की कोशिश करेंगे तो वो उन चीज़ों को नहीं समझता था, क्योंकि इस समय पर उनके अंतर्गत विकेंद्रीकरण का गुण नहीं होता है। दूसरा है क्रमबद्धता की कमी, लैक ऑफ सीरियलाइजिंग, यानी कि बच्चे जैसे कि हमें कहते हैं कि छोटे से बड़े के क्रम में लगाना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इन चीज़ों को वो इस एज में बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। बच्चे का जो आकार होता है या किसी ऑब्जेक्ट का आकार है उसका अगर किसी प्रकार से उसमें चेंज आते हैं, उसका जो लंबाई है, इस तरह का जो साइज है उनमें और आकार में वो क्या कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार बच्चे जो अगर हम बच्चे जिसकी आइसक्रीम लेते हैं, एक आइसक्रीम अगर बोल में है तो वो उसको क्या करते हैं, उसे कम यानी कि वो समझते हैं कि ये छोटा है। इसी प्रकार से अगर कोई आइसक्रीम जो लंबी वाली आइसक्रीम होते हैं, बच्चे उन्हें क्या करते हैं, वो उन्हें लेने की कोशिश करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये बड़ा है, और इसी प्रकार से उनमें यानी कि उसमें जो साइज से रिलेटेड है या फिर हाइट से रिलेटेड है, इनमें वो अंतर नहीं कर पाते हैं। तो एक क्रम में लगाने की प्रक्रिया भी उनके अंतर्गत नहीं होती है। छोटे बड़े और इस तरह का उनको ज्ञान नहीं होता है। आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वो भी उनके अंतर्गत नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा कि बच्चे को अगर क्लास में कोई चीज़ दी जाती है तो वो क्या सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा है, अगर उसी चीज़ को अगर हम बोल में देंगे तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ये कम है। तो इस तरह से इस प्रकार से वो अंतर नहीं कर पाते हैं। इसे हम कहते हैं सीरियलाइजिंग, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, छोटा बड़ा, इन चीज़ों को वो इस एज में नहीं समझते हैं। पलटावी गुण की अनुपस्थिति, पलटावी गुण यानी कि एक चीज़ को रिवर्स करके जब हम देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं दिन या फिर रात हो रही है तो दिन होगी, इस तरह से अंतर वो नहीं कर पाते हैं। जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, तो और अगर आप इसके क्या हुए, अगर इस तरह से उल्टा अगर हम बोलते हैं कुछ भी चीज़, तो ये गुण उन पे नहीं होता है। वो चीज़ों को रिवर्स करके नहीं देख सकते। जैसे कि आप बच्चों को ये तो सिखा दो 2 × 2 अगर हम करके जब हम बच्चों को 2 + 2 करके 4 होता है, ये हम बच्चों को आसानी से सिखा पाते हैं। अगर 2 में से 2 माइनस करना वो उनके लिए क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन वो ये रिवर्स मीन्स चीज़ों को उलट पुलट कर पलटने की प्रकृति उनके अंतर्गत नहीं पाई जाती है इस अवस्था में, यानी कि 2 से 7 वर्ष में ये चीज़ें उसके अंतर्गत क्या होंगी, कम होंगी। फिर है गैर संदर्भीकरण, कंटेक्चुअलाइजेशन, यानी कि चीज़ों को, कोई एक ऑब्जेक्ट है उसका अपना क्या होता है, मीन्स उसका एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि इसका हम एग्जांपल इस तरह से बता सकते हैं कि आपने देखा होगा कि बच्चों ने गाड़ी देखी है कहीं, अगर उनको कुछ लकड़ी का ही कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे कि बच्चों को अगर टॉय है, यानी कि जैसे कि उनको कार दिया जाता है, कोई टॉय खेलने के लिए दिया जाता है, वो उसे क्या करते हैं, चलाते हैं। लेकिन अगर वो उनके पास नहीं हो तो वो क्या करते हैं, अगर उनके पास कोई अगर वुडन का ही कुछ उस तरह से कुछ मिल रहा है तो वो उसको गाड़ी बना के चलाने लगते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में है तो वो पेंसिल को ही एरोप्लेन बनाने लगते हैं। तो इस प्रकार का कंटेक्चुअलाइजेशन, यानी कि वो बच्चे क्या करते हैं इस एज में कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको अगर वो उनके सामने नहीं है तो उसका जो कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है उससे उसको क्या कर लेते हैं, उसको एक सब्स्टिट्यूट के रूप में उसे प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि गाड़ी अगर आपने उसको टॉय दिया है, उस टॉय अगर वो उसके सामने नहीं है तो उसके आसपास कोई और चीज़ें उसे मिलेंगी तो वो उसे गाड़ी बनाकर ही क्या करने लगता है, घुमाने लगता है। या फिर कागज़ मिल रहा है उसको एरोप्लेन बना के फेंक रहा है। तो इस प्रकार का गुण भी इस स्टेज में बच्चे के अंतर्गत पाया जाता है। इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज,
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि जो भी चीज़ें बच्चे सीखेगा वो सारी चीज़ें किससे होंगी, जो उसके सामने मूर्त रूप में होती हैं उनसे बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं ज़्यादातर क्या किन चीज़ों से सीखते हैं, जो भी उनके आसपास चीज़ें हैं, जो भी कंक्रीट रूप में यानी कि जो उनके सामने उन्हें दिखाई दे रहा है उनके माध्यम से वो सीखते हैं। जैसे हमने बताया कि साइन और सिंबल्स को अगर क्रिएट कर रहे हैं, जब तक हम उसको कोई किसी प्रकार का साइन नहीं दिखाते हैं तब तक वो सिंबल्स को उसके साथ रिलेट करके नहीं सीखते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से उनकी क्या होती है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी इससे पहले वाली अवस्था में होता है। तो यहाँ पर भी जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है कि जो कुछ मूर्त वस्तुएं उनके सामने होती हैं उनके बारे में वो क्या कर पाते हैं, विचार कर पाते हैं। अभी इससे पहले स्टेज में जो जो चीज़ें हमने देखी, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो पलटावी गुण बच्चों में नहीं होता है या फिर क्रमबद्धता की कमी होती है, विकेंद्रीकरण की कमी होती है, जो यह अवस्था है 7 से 11 वर्ष की कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बच्चे को समझ आने लगती हैं। तो यह अवस्था है ठोस संक्रियात्मक अवस्था की जो टाइम पीरियड है वह क्या है, 7 से 11 वर्ष। यहाँ पर जो तर्कपूर्ण चिंतन है वो क्या होता है, उसका वो तेजी से बच्चे क्या करने लगते हैं। यहाँ पर इससे पहले वाले में हमने देखा कि तर्क और चिंतन में क्या होती है, परिपक्वता आती है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, पूर्ण रूप से बच्चे क्या करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। क्या है, किस लिए है, ये बच्चे इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि डिसेंट्रेशन की क्या होती है, इससे पहले वाली अवस्था में हमने पढ़ा डिसेंट्रेशन यानी कि वो बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में उसके क्वेश्चन आपको नहीं करेंगे। लेकिन इस अवस्था में जो 7 से 11 अवस्था में बच्चे क्या करेंगे, उससे बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में क्या, क्यों, किस लिए, ये क्या होगा, ये उनकी शुरू होने लग जाएगी और अपने माइंड में ही वो क्या करेंगे, इनके आंसर ढूंढना उनके शुरू हो जाएंगे। इससे पहले वो क्या करेंगे, आपसे पूछ सकते हैं और इस स्टेज में वो क्या करेंगे, इस प्रकार की थिंकिंग उनकी शुरू हो जाती है। मूर्त चिंतन यानी कि यहाँ पर क्या होता है, बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट क्या होती है, मूर्त चिंतन, इसका क्या होती है, शुरुआत इसकी हो जाती है। इस स्टेज में हम क्या देखते हैं कि मूर्त चिंतन यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डिसेंट्रेशन हो जाएगा, यानी कि वो बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट्स के बारे में क्या मीन्स यानी कि जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में क्या करने लगेंगे, तर्क करने लगेंगे, यानी कि उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में भी वो क्या करेंगे, बात करने लगेंगे। पलटावी का गुण क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी यानी कि अब वो समझ पाएंगे अगर ये मेरा भाई है तो मैं इसका छोटा भाई हूँ, ये मेरा दादा है, इस प्रकार से यानी कि वो रिलेशन को, ये आपके दादा हैं तो आप इनके क्या हुए, इस प्रकार का अगर गुण हम पूछेंगे। जैसे हमने बोला कि 2 × 2 है तो फिर बच्चे उसको डिवाइड भी कर पाएंगे इस तरह से। जैसे 2 प्लस अगर 2 हमने 4 बताया तो 2 - 2 करके क्या होगा, इस प्रकार से रिवर्सिबिलिटी का भी गुण क्या होता है, इनमें आ जाता है। इसी प्रकार से सीरियलाइजेशन मीन्स इस एज में बच्चे छोटा बड़ा अगर वो ये समझ जाते हैं कि किसी प्रकार से, जैसे हमने बोला कि बच्चे को एक चीज़ को हम ग्लास में दे रहे हैं, एक को हम क्या कर रहे हैं, कटोरे में दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे इस प्रकार से, यानी कि जो आयतन से संबंधित एक की अगर हम किसी वस्तु को बदल भी देते हैं, जिसमें उसको रखा जा रहा है उसको बदल भी देते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को सीरियलाइजेशन को भी वो समझने लगते हैं, छोटा बड़ा कौन ज़्यादा है कौन छोटा है, इस प्रकार से भी वो क्या करते लगते हैं, सीखने लगते हैं। फिर है कंजर्वेशन। इससे पहले हमने आपको बताया कि कभी कभी ये इससे पहले की जो स्टेज है, यहाँ पर बच्चे क्या होता है, आपने देखा होगा कि बर्फ़ से पानी बन रहा है या किसी फ्रूट से हम क्या कर रहे हैं, सेक बना रहे हैं, तो जो चेंजेज आते हैं, तो इससे पहले बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते थे कि बर्फ़ से पानी बन सकता है या फिर पानी को बर्फ़ बना पाते हैं। तो कोई एक चीज़ जो है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका क्या अस्तित्व है, वो किस लिए है, इसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं या दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों को कंजर्वेशन का यानी कि किसी वस्तु के बारे में उसका जो मेन एग्जिस्टेंस है वो क्यों है, इस चीज़ को हम समझ पाते हैं। यानी कि अगर उसमें रूप चेंज भी, अगर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन को वो इस एज में क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और इसी आधार पर वो क्या कर पाते हैं, क्लासिफिकेशन भी कर पाते हैं, वर्गीकरण करना कि कौन से एक समानताएं और असमानताओं को भी वो क्या करते हैं, समझ पाते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल हैं,
यहाँ पर उनमें क्या होता है कि वो आसानी से क्या कर पाते हैं, क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। इससे पहले की जो अवस्था है वहाँ पर क्लासिफिकेशन का गुण नहीं पाया जाता। इस एज में क्या कर पाते हैं बच्चे, आसानी से समानता के आधार पर चीज़ों को क्या कर पाते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन भी कर पाते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट है लास्ट, क्षतिपूर्ति। इससे पहले की अवस्था में हम ये देखते हैं बच्चों में, ये उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन क्षतिपूर्ति को वो इस प्रकार से समझाते हैं कि जैसे कि ये होता है कि कोई चीज़ अगर हमारे सामने नहीं है, यानी कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है बच्चे, तो इससे पहले बच्चे क्या करेंगे, जिद करते हैं, यानी कि हम उसको वही चीज़ को क्या करते हैं, उनकी पूर्ति हमें करनी होती है। लेकिन इस एज में बच्चे क्या कर सकते हैं कि किसी दूसरी चीज़ से वो ये समझने लगते हैं कि किसी दूसरी चीज़ के हम क्या कर सकते हैं, अपनी पहली वस्तु की पूर्ति करते हैं। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे को खेलने का समय नहीं दिया जा रहा है इस समय पर, या फिर उसको यहाँ पर से हम ये कहेंगे चलो तुम्हें क्या करेंगे, कार्टून देखने का समय दिया जाएगा। तो वो ये इन चीज़ों को वो क्या करने लगते हैं, अंडरस्टैंड करने लगे। यानी कि एक चीज़ नहीं हो रही है तो उसे हम किसी दूसरी चीज़ से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी वो क्या करते हैं, समझने लगते हैं। इससे पहले ये चीज़, इस प्रकार का गुण बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो ये है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट उन्होंने बताया था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह स्टेज वो अवस्था है जहाँ पर बच्चा क्या होता है, किशोरावस्था में होता है। तो इसका जो टाइम पीरियड उन्होंने बताया 11 से 18 वर्ष। तो यहाँ पर बच्चे क्या करने लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, यानी कि जो चीज़ें उनके आसपास नहीं भी हैं, है ना, उन चीज़ों के बारे में वो समझने लगते हैं। यानी कि जैसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, फीलिंग्स हो गई, या फिर हम गॉड के बारे में बात करते हैं, या साइंस के बारे में हम बात करें, ग्रेविटी के बारे में हम बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हैं एब्स्ट्रैक्ट हैं, यानी कि जो हमारे सामने नहीं है, उन चीज़ों के बारे में भी हम क्या करते हैं, जान पाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये बच्चों में, इससे पहले जो स्टेज थी वहाँ पर क्या हो रही थी, मूर्त चिंतन हो रहा था, यानी कि कंक्रीट थिंकिंग बच्चों में हो रही थी। और यह स्टेज ऐसी है जहाँ पर बच्चों में, इससे पहले जो भी चीज़ें आप बच्चों को सिखाते हैं, वो कुछ चीज़ अगर जो सामने है उनको दिखाकर आप बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो वो चीज़ें समझते हैं। लेकिन ये अवस्था ऐसी है 11 से 18 वर्ष की जो अवस्था है, यानी कि जो चीज़ें, जो हिडन कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी अगर हम समझा रहे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनके अंतर्गत होने लगती है। इंडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, यानी कि इंडक्टिव थिंकिंग होती है जब कुछ एग्जाम्पल्स को देखकर हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं। इस जैसे कि हमने बोला कि अगर हम फ्रूट्स समझा रहे हैं तो हम कुछ फ्रूट्स दिखाकर उनको क्या कर रहे हैं, वो फ्रूट्स के बारे में उन्हें समझाते हैं। और लेकिन जो निगमात्मक चिंतन होता है, यानी कि डिडक्टिव थिंकिंग जो होती है, इसके अंतर्गत बच्चे क्या करते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का सिद्धांत, अगर आप प्रिंसिपल्स के बारे में उनको बताते हो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये अपने आप में क्या है, एक जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, और हमने बोला कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, तो ये चीज़ें हम आपको बोल के बता रहे हैं, आप इनको क्या कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर बच्चों को इस प्रकार से अगर हम चीज़ें समझाने लगेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ों को वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब वो क्या करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ थ्योरीज के आधार पर क्या करते हैं, चीज़ों को सीखने लगते हैं। जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत हम बच्चों को समझाते हैं, वो बच्चों के सामने ना भी होने के बावजूद भी वो प्रिंसिपल के आधार पर, हम जब एग्जाम्पल हम बाद में रखते हैं लेकिन प्रिंसिपल को हम पहले समझाते हैं, तो बच्चा इस प्रकार की थिंकिंग मीन्स उसमें इस प्रकार के चिंतन होने लगता है। किशोरावस्था में अहम केंद्रिता, तो यहाँ पर भी बच्चों में थोड़ा सा क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म देखा जाता है। यानी कि जो किशोरावस्था है, इसमें क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म का गुण आता है। एक तो हमने गुण देखा कि वो कब था, जब हमने क्या पढ़ा, सेंसरी मोटर स्टेज के बाद की जो स्टेज थी उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि ईगोसेंट्रिज्म का गुण होता है। यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने ईगोटिज्म का क्या देखा था, ईगोसेंट्रिज्म का गुण देखा। तो किशोरावस्था में भी ये क्या होता है, ये गुण विकसित होता है। यानी कि बच्चे, जो किशोरावस्था में जो बालक होता है, वो अपने विचारों को, अपनी बातों को क्या करता है, ज़्यादा महत्व देता है। यानी कि जो चीज़ें उसने समझी हैं, जो चीज़ें उसने अंडरस्टैंड करी हैं, उन चीज़ों को वो क्या करता है, बहुत महत्व देता है। यानी कि अपने आप को वो क्या करता है, आगे रखता है। तो यहाँ पर भी ये क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म का गुण देखा जाता है। जैसे किशोरावस्था का एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म बोला जाता है। यानी कि अपने को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने को पहले रखते हैं। तो इस प्रकार का गुण इस स्टेज में देखा जाता है। परिकल्पनाओं का निर्माण, इस एज में बच्चे क्या करते हैं, हाइपोथेसिस भी क्रिएट करने लगते हैं। यानी कि अगर अमूर्त चिंतन उसमें हो रही है, निगमात्मक चिंतन उसमें हो रहा है,
तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी क्या कर पाते हैं, आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। और इन प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से सॉल्व करना है, इसके लिए वो क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण करना शुरू इस एज में कर सकते हैं। यानी कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। कुछ पहले से हम कुछ क्या करते हैं, कुछ अजम्पशन बनाते हैं अपने अंतर्गत, कुछ धारणाएं बनाते हैं कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो शायद ये चीज़ हो सकती है। तो इस प्रकार के हाइपोथेसिस, पूर्वानुमान क्या करते हैं बच्चे बनाने लगते हैं, कुछ परिकल्पनाएं बच्चे करने लगते हैं। रचनात्मक चिंतन, इस एज में बच्चों में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग भी क्या होती है, डेवलप हो जाती है। यानी कि वो चीज़ों को किस प्रकार से, जो चीज़ें उनके सामने हैं उनसे कुछ नई चीज़ को क्रिएट करना, है ना, इन चीज़ों को भी वो क्या कर पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं। तो ये सभी हमने पढ़ी इसकी विशेषताओं के बारे में। उसमें नेक्स्ट है अभिसारी और अपसारी चिंतन। इससे पहले जो हमारा चिंतन था वो कुछ मूर्त जो चीज़ें थी उन तक ही क्या था, सीमित था। तो इस अवस्था में हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट जो हमारी थिंकिंग है वो भी क्या होती है, डेवलप हो जाती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग हम उसे बोलते हैं जब हम कोई ऑब्जेक्ट है उसकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम क्या करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, वह क्यों है, उन सभी को जोड़कर जब हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसको अलग अलग तोड़कर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसी प्रकार से कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट उसका मेन पर्पज क्या है, किस लिए है, उसके सिर्फ एक पार्ट के बारे में उसको समझना है, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये दोनों प्रकार की थिंकिंग क्या होती है, बच्चे के अंतर्गत डेवलप हो जाती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होती है और कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी कि वो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में उसको जोड़कर, उनको अलग कर क्या कर सकता है, समझ सकता है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि वो ऑब्जेक्ट क्यों है, किस लिए है, इन चीज़ों को भी हम क्या करें, यानी फिर उसका महत्व क्यों है। तो ये हमारा क्या है, एक जो वस्तु है उसको केंद्रित रूप में देखने को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इस प्रकार की थिंकिंग भी उसके अंतर्गत डेवलप हो जाती है। तो ये सारी विशेषताएं थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। तो इन सभी अवस्थाओं के बारे में हमने जाना। आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इसकी एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू स्टूडेंट्स।